अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास शाहिद सरीज एजुकेशन पॉइंट। तो लेट मी रिकैप्चुलेट यस्टरडेज टॉपिक। तो कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा जो आज का टारगेट है ना वो है क्रिटिसिज्म इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताए थे, तो वही हमें आज डिटेल में पढ़ना है कि क्रिटिसिज्म कितने टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इंटरनल क्रिटिसिज्म। अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वेरी रिसर्च इज व्हेन यू एक्चुअली क्रिटिसाइज द डेटा, राइट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म आर देयर, तो इसमें जाके आपके क्वेश्चंस निकल के आते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करते हो तो कल इसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो चले स्टार्ट करने से पहले एश्योर करो कि एवरीथिंग इज ओके, ऑडिबिलिटी चेक करो, विजिबिलिटी चेक करो, सो दैट वी कैन कंटिन्यू क्लास। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम टू एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से मुझे बताओ, ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी चेक करो। नो वीडियो, नहीं नहीं, वीडियो आ रहा है, तो आप देखिए। वॉइस क्वालिटी नॉट गुड, अभी आएगा जब मैं चैट चैट बंद करूंगा ना, तो वॉइस क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो चले बेटा, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चले बेटा नाउ हाँ, उम्मीद करता हूं कि वॉइस क्वालिटी का इशू भी चला गया है ना। जो वॉइस क्वालिटी है वो अब अच्छी तरह से इंप्रूव हो गई है, क्योंकि वंस वी क्लोज द चैट तो वॉइस क्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। और रहा सवाल विजिबिलिटी का, विजिबिलिटी इज फाइन। चले, तो चले बेटा, अगर आप देख सकते हो यहां पे मैं जल्दी से विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर मैं सारा रिकैप्चुलेट करूंगा जो भी हमने पढ़ा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे रिलाई करते हैं, बहुत सारे हैं जो लाइव लेक्चर्स में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली 47 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं। एनीवेज, वेदर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीजें सही है। अगर आप अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज करते हो, मेहनत करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चले बेटा, तो रिसर्च डिजाइन कल ही मैंने आपको कहा था हिस्टोरिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है। तो कई बार इसमें क्वेश्चन आए हैं। हिस्टोरिकल की बात करेंगे तो पास्ट स्टडीज की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो स्टेटस की बात करते हैं, स्टेटस को की बात करते हैं, प्रेजेंट डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं जो इट इज रिलेटेड विद द प्रेजेंट, राइट। एंड एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, यहाँ पे प्रिडिक्शन है तो इट इज रिलेटेड द फ्यूचर, राइट। तो यहाँ पे कल मैंने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद होगा, मैंने कल स्टार्ट किया था हिस्टोरिकल रिसर्च। मैं ज्यादा फास्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने ये पढ़ा है। अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करेंगे तो टू द पॉइंट, नंबर फर्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल रिसर्च इज दैट टाइप ऑफ रिसर्च इन विच वी अटेम्प्ट टू स्टडी अबाउट द पास्ट, टू स्टडी अबाउट द पास्ट। अगर हम फिलोसॉफिकल रिसर्च की बात करेंगे तो दैट इज ऑल्सो रिलेवेंट टू हिस्टोरिकल रिसर्च, बिकॉज अगर हम कई सारे एजुकेशनल थिंकर्स की बात करते हैं, कई सारे फिलोसफर्स की बात करते हैं, उनकी रिलेवेंस हम देखते हैं कहां पे, यस, इन द कॉन्टेक्स्ट टू द एजुकेशन। तो इसका मतलब है वी हैव टू रिले ऑन द पास्ट। उन्होंने क्या कहा, क्रोनोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर। क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हैं और उसको देखने के बाद हम इसको अपने एजुकेशन सिस्टम में इसकी रिलेवेंस देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, इट अटेम्प्ट्स टू स्टडी व्हाट वाज, दैट इज पास्ट इवेंट, राइट। ये भी मैंने कहा। और हाँ, रिसर्च है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो लगती है, क्योंकि जब भी हम साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं तो वी कॉल इट एज एनक्वायरी। तो व्हेनेवर देयर इज अ वर्ड एनक्वायरी, इट मींस यू आर अप्लाइंग सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी। Systematically you are dealing with the event, whether the event is related to the past, whether it is related to the present, or whether it is related to the future. तो हिस्टोरिकल रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मतलब इस्तेमाल करते हैं, सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हैं ताकि हम खोज कर सके जो भी पास्ट में हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप, यस, structure of the procedure that historical researcher must follow to produce a notable research outcome। ये कल भी मैंने आपको कहा था, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी। शाबाश, तो इस पॉइंट को आप फोकस करेंगे, ये कल भी मैंने आपको बताया था। तो यहां पे इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी इन कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस, यस।
for assessing the past studies and social experiences and analyzing them for further new interpretations। तो ये एक बार आया था कि हिस्टोरिकल रिसर्च में से आपको एक चीज निकालनी थी, तो वहां पे प्रेजेंट की बात हो रही थी एटसेट्रा। तो ये एक चीज आ गया था कि हम पास्ट को पढ़ रहे हैं ताकि हम फर्दर रिसर्च कर सके और नए नए इंटरप्रिटेशंस और एक्सप्लेनेशंस कर सके। लेकिन बेटा एक पॉइंट यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल की बात करेंगे, तो जनरलाइजेशन में हमें काफी ज्यादा मदद मिल रहा है। हम कोशिश करते हैं कि ये जो भी हमारी स्टडी है इसको हम जनरलाइज कर सके, दैट इज एप्लीकेबल टू एवरी पार्ट, isn't it? लेकिन जो सो फार एज हिस्टोरिकल रिसर्च कंसर्न, यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम आ जाती है, ये जनरलाइजेशन में हमें इतना ज्यादा मदद नहीं कर सकती, बिकॉज हमें पास्ट से रिलाई करना होता है। मे बी जो डेटा हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, मे बी इट मे बी नॉट राइट और इट मे बी नॉट ऑथेंटिक, है ना। तो दैट इज वाई जनरलाइजेशन के लिए काफी चेंजेस होती है। ओके, तो जनरलाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है सो फार एज दिस इज कंसर्न। इसको क्या हो गया? ओके, चलिए बेटा, हो गया ये। तो ये भी मैंने आपको कल कहा। ओके डियर, यहां पे दूसरा पॉइंट जो भी कल मैंने आपको कहा था, जो सोफर टाइप वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी, इसमें भी एक क्वेश्चन आया, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि नीचे दिए गए आपको चूज करना है कि विच इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट हिस्टोरिकल रिसर्च। आप देख सकते हो जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च: बिब्लियोग्राफिक रिसर्च, लीगल रिसर्च, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज एंड हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप नोट्स में देख सकते हो। आज मैं नोट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है बेटा। ओके, ये हो गया, ये कल का ही डिस्क्रिप्शन था। तो अगर हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च की बात करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि इफ यू आर डीलिंग विद द हिस्टोरिकल रिसर्च, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में, आपके आइडिया, एक माइंड में एक आइडिया आना चाहिए, द टॉपिक और द रिसर्च क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट दैट, isn't it my dear? So you have to select the topic on which you want to work. Maybe for example अगर हम विवेकानंद की बात करेंगे, जॉन डीवे की बात करेंगे, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन सिस्टम में और इसकी रिलेवेंस क्या है आज प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। तो आपको पहले टॉपिक को सिलेक्ट करना है। टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मुलेट क्वेश्चन करना है, ठीक है बेटा। आपको फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन करना है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको याद होगा, मैंने इससे पहले आपको जनरल जो मेथडोलॉजी है, मैंने आपको कहा था सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, फिर हम उसके रिव्यू लिटरेचर करते हैं। रिव्यू लिटरेचर के बाद हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो भी आपने हाइपोथेसिस फ्रेम किए ना अपने दिमाग में, अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस यू आर गोइंग टू सर्च द relevant data। यानी before collecting the data, what you are actually doing, you are actually forming a research hypothesis। same is the case here। यहाँ पे generally अगर बहुत सारी किताबों में आप लिख सकते हो formulation of hypothesis, but that hypothesis is explicit not implicit, यानी informal way not formal way। क्योंकि quantitative research में हम testing hypothesis, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में वी वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। लेकिन सो फार एज क्वालिटेटिव रिसर्च कंसर्न, जनरली वी रिलाई ऑन रिसर्च क्वेश्चंस रादर देन द हाइपोथेसिस, राइट माय डियर। तो अकॉर्डिंग टू द व्हाट वी कॉल्ड एज फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, यू आर अबाउट टू कलेक्ट द डेटा। Yes. Now, the heart of the historical research is the collection of the data। ये आपको याद रखना है। कल जाके आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप रिसर्च करते हो ना, हिस्टोरिकल रिसर्च, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर इसमें गड़बड़ हुआ तो हिस्टोरिकल रिसर्च आप इसको फिर चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज फिर आप कहाँ जाओगे, फिर वापस जहां जाओगे वो डेटा फिर से कलेक्ट करोगे एटसेट्रा। तो दिस इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप so far as historical research is concerned। I hope beta you are very much enjoying the class। ये कल का ही टॉपिक है। तो कलेक्शन ऑफ द डेटा, कलेक्शन ऑफ द डेटा का मतलब है किन किन सोर्सेज से आप डेटा कलेक्ट करते हो। तो अकॉर्डिंगली आपके पास 2 तरह के सोर्सेज होते हैं। आपका एक आई विटनेस यानी फर्स्ट हैंड सोर्स होता है और सेकंड हैंड सोर्स होता है। तो अकॉर्डिंगली इट इज फर्स्ट हैंड का मतलब है प्राइमरी रिसोर्स एंड अनदर इज
secondary resource. You got my point, my dear? तो collection of the data के लिए the two sources that are very much important. यहाँ पे इस लाइन को आप पढ़ लो बेटा, काफी मदद मिलने वाला है. यहाँ पे sources of history are classified into two parts. अगर if you are हाँ two parts, that is physical material sources and written or literary sources. अगर आप किसी historic site पे जाते हो, वहां पे since from time immemorial जहां से वो वहां पे जितने भी चीजें मौजूद होंगी ना, in terms of artifacts, in terms of relics, in terms of many more things that are physical, so they are being preserved there. When you yourself see that, आप खुद देख रहे हो, आपने वो आर्टिफैक्ट खुद हाथ में उठा रहे हो, कोई मतलब स्क्रिप्चर्स होते हैं एटसेट्रा, तो वो आपके लिए प्राइमरी सोर्स बन जाता है ना. तो फिजिकल, तो इनको कहते हैं फिजिकल मटेरियल सोर्स एंड रिटन और लिटरेरी सोर्सेज. फिजिकल मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री सच एज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, coins, etc., which got buried under the ground or unearthed by the archaeologist. Written or literary source include books, scriptures from the past. दो चीजें हो सकती है, किसी बंदे ने उस जो वहां पे कोई भी मॉन्यूमेंट है उसके रिलेटेड कोई किंगडम है, कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो, कोई दूसरा बंदा उसके बारे में लिखेगा, तो दूसरा बंदा यानी दूसरा ही बोल रहा है ना, इट कैन नॉट बी काउंटेड इन फर्स्ट हैंड. तो वो लिखाई जो है दैट विल बी सेकेंडरी रिसोर्स. तो अकॉर्डिंगली जो classification of the data है so far as historical research concerned, either it may be primary or it may be secondary, आपको याद रखना है. यहां पे देख लो बेटा, अकॉर्डिंगली दो सोर्सेस की बात हो रही है, वन इज प्राइमरी अनदर सेकेंडरी. अब यहां पे देखो प्राइमरी सोर्स आप किसको कहेंगे, अभी तो मैंने बताया दे आर द ओरिजिनल सोर्स. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओरिजिनल सोर्स होते हैं ऑफ डेटा एंड प्रोवाइड फर्स्ट हैंड, एग्जैक्टली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स. कल भी मैंने आपको बताया एग्जांपल्स, मैंने आपको बताया था कॉइनेज है, आर्किटेक्चरल रिमेन्स है, वेपन, क्लोथिंग, पेंटिंग, ऑटोबायोग्राफीज यानी खुद की लिखाई. समझ आ गया, खुद अपने बारे में लिखना. अगर विवेकानंद की बात करेंगे, विवेकानंद अगर खुद अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहा है, अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिख रहा है, तो दैट कैन बी काउंटेड एज फर्स्ट हैंड, बिकॉज ऑथर खुद लिख रहा है. जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हो, वो खुद अपनी बायोग्राफी लिख रहा है, तो दैट्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. समझ आ गया. या उस वक्त के लेटर्स एंड जर्नल्स ऑफ द इमिनेंट पीपल फ्रॉम दैट वेरी पास्ट, सो दे आर इंक्लूडेड इन व्हाट, प्राइमरी रिसोर्सेज. आई होप बेटा यू आर गेटिंग द पॉइंट्स. मैं जल्दी से बोल रहा हूं क्योंकि कल मैंने आपको ही पढ़ाया था. सेकंड पार्ट अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी सोर्स की, है ना. सेकेंडरी सोर्स जो है दे प्रोवाइड सेकेंड हैंड डेटा इंफॉर्मेशन. इसमें ये वाला देखो बायोग्राफीज इंक्लूड होते हैं, इसमें नरेटेड टेस्टिमनीज होते हैं ऑफ इवेंट्स, इंटरव्यूज ऑफ पीपल अबाउट सर्टेन पास्ट इवेंट्स, वॉर्स, social movements of which they were not a part. Secondary source of data cannot be trusted completely. Exactly, वो फैब्रिकेट भी हो सकता है. इसको आप सेकेंडरी डेटा पे उतना ज्यादा बिलीव नहीं करोगे, मे बी मे नॉट बी वो ट्रू होगा या नहीं होगा, है ना. तो प्राइमरी डेटा जो है ना, दैट इज एक्चुअल विटनेस टू द डेटा, प्राइमरी सोर्स. बट सेकेंडरी रिसोर्स जो है, सेकेंडरी रिसोर्स जो है कैन नॉट बी ट्रस्टेड कंप्लीटली and they should be always checked for external and internal. तो कल जाके बेटा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपने क्रिटिसिज्म करना है डेटा का, कौन से डेटा को आप क्रिटिसिज्म करोगे, इज इट सेकेंडरी सोर्स और इज इट प्राइमरी सोर्स. तो यही मैंने आपको कहा कि प्राइमरी सोर्स इस पे ये ओरिजिनल होता है, इस पे हम डिपेंड कर सकते हैं, ये ऑथेंटिक माना जा सकता है. लेकिन सेकेंडरी सोर्स की अगर मैं बात करूंगा, सेकेंडरी सोर्स में सेकेंड पर्सन is involved, third person is involved, fourth persons are, there is chain of referrals, right? तो maybe may not be you are getting the true data. तो इसलिए इसको चेक करने के लिए it has to underwent what we called as criticism. तो once the criticism is done, either it is external criticism or it is internal criticism.
आप मान के चलो टुमारो डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप यूजीसी नेट के क्लासेस, यूजीसी नेट के पेपर्स देखो, अगर कहीं से भी हिस्टोरिकल रिसर्च में क्वेश्चन आया है तो वो आया है क्रिटिसिज्म को लेकर, या सिंपली आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज बेस्ड ऑन द पास्ट, तो नीचे दिए गए बहुत सारे आंसर्स दिए होंगे, तो आपको टिक करना है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये तो सिंपल है, तो ये कोई भी बंदा कर सकता है, कोई भी ये आसान है। लेकिन क्रिटिसिज्म पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, क्रिटिसिज्म को अच्छे से पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म के बाद कुछ क्वेश्चन है जिनका आपने आंसर करना है। तो चलिए, हो गया ये क्रिटिसिज्म करने के लिए। अब क्या है, मैं थोड़ा बहुत यहां पे क्रिटिसिज्म बता रहा हूं, लेकिन अलग से मैं और एक स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें हम डिटेल में क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। यहां पे वन वर्ड में हम आपको बताएंगे कि एक्सटर्नल का मतलब क्या है, इंटरनल का मतलब क्या है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए बेटा, यहां पे तो आपने देखा कि सेकेंडरी सोर्स जो होता है डेटा कलेक्शन का, उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता है, बट इट मस्ट बी सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म विच इज ऑफ टू टाइप्स। तो कल बार बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेटा क्रिटिसिज्म हम किस वाले रिसर्च में करते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है इट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या वहां पूछा जा सकता है व्हाट इज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म फॉर। ये वन वर्ड में आपको समझना है बेटा, वन वर्ड में आपको समझना है। अनदर पॉइंट, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म में क्या फर्क है, इन दो में से कौन सही है। अगर आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से रिसर्च करनी है ना, हमेशा याद रखो, जब तक आप इंटरनल क्रिटिसिज्म नहीं करोगे तब तक आप पूरी तरह से रिसर्च पे रिलाई नहीं करोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म सो फार एज द क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल डेटा इज कंसर्न, दैट इज इंटरनल। इन फैक्ट both are important, but internal criticism is very much important. समझ आ गया बेटा? yes my dear। तो कभी कभी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हम दूसरे एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो उतना ज्यादा असर आपके स्टडी पे नहीं करेगा जब तक आप खुद चेक नहीं करोगे क्या जो मैं चाहता था, क्या मैंने वही डेटा अप्लाई किया, इट इज रिलेटेड टू यू। क्या दूसरे बंदे ने मुझे जो डेटा दिया, क्या वो सही है कि नहीं है। एक्सटर्नली वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा जितना आपका, जब तक आपका माइंड सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आप रिसर्च नहीं करोगे। क्योंकि मैंने आपको कहा कि रिसर्च करने के लिए यू मस्ट पोजेस हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, सेटिस्फैक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यही चीज देखने के लिए जो क्रिटिसिज्म है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। यहां पे देखो बेटा, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म पहले देखते हैं, दो तरह के होते हैं। ये रिपीट होगा, मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर। फर्स्ट पार्ट इज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। अगर कुछ भी याद नहीं रखोगे ना बेटा, कुछ भी याद नहीं रखोगे, प्लीज एंड प्लीज रिमेंबर ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस। 1000 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया कि व्हाट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इज देयर वेयर वी चेक द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द डेटा। When you say authenticity, when you say genuineness, it is called external criticism. भाई सिंपल याद रखो, AC is related with AG, ये याद रखना। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ऑथेंटिसिटी, यस। तो यहां पे जब आपको ऑथेंटिसिटी चेक करना होगा, जब आपको जेन्युइननेस चेक करना होगा, तो यू विल अंडरवेट योर डेटा इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। बस इतना, अगर कुछ भी याद नहीं रहा ना, खाली ये चीज आपको आपने याद रखा तो दैट्स टू गुड। ओके, तो चलिए, हो गया ये। लेकिन मैं कल आपके सिलेबस में बेटा साइकोलॉजी, आपके सिलेबस में रिसर्च टूल्स है, रिसर्च टूल्स में याद रखेंगे। जब भी आपको रिसर्च टूल पढ़ना होगा ना, आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। अ टूल इज सेड टू बी स्टैंडर्डाइज्ड if it is systematic, if it is objective, if it is valid, if it is reliable। अगर आपके टूल में रिलायबिलिटी है, अगर आपके टूल में वैलिडिटी है, अगर आपके टूल में ऑब्जेक्टिविटी है, दैट इज विदाउट एनी बायस,
अगर आपके टूल में सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक है, दैट टूल विल बी कंसिडर्ड अ गुड टूल फॉर द रिसर्च स्टडी। एक्सटर्नली आपका टूल कैसे दिखेगा हार्डली मैटर्स, हार्डली मैटर्स, बट इंटरनली ये टूल वाकई वही टूल है जो मुझे चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इट इज कॉल्ड वैलिडिटी। या लगातार इस टूल को मैं अप्लाई कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट हर हर ओकेजन पे सही निकल के आ रहा है, कंसिस्टेंटली लगातार आपका स्कोर एक्यूरेट आ रहा है। एक्यूरेसी, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है जब वो ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी उनको गड़बड़ हो रहा है। लेकिन जब आप ऑथेंटिक, जेन्युइन, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, इट इज एक्सटर्नल। लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात आ गई ना, एक्यूरेसी की बात आ गई, एट दैट टाइम इट इज इंटरनल क्रिटिसिज्म। यू आर चेकिंग द वैलिडिटी। मैं वैलिडिटी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, फेस वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी। ये वैलिडिटी के टाइप्स आपको पढ़ने हैं बेटा डिटेल में। लेकिन फिलहाल के लिए आपको दिमाग में रखना है, इंटरनल क्रिटिसिज्म के लिए वैलिडिटी का होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी, दैट इज रिलायबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, तो ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस, these are the two characteristics that are very much important for what? External criticism. I hope beta aapko samajh aa gaya. Yes, okay, come on. Okay, number next is now, yeah, internal criticism. इसके इंटरनल क्रिटिसिज्म में देखो, इंटरनल क्रिटिसिज्म में आपको क्या करना है, जब आपने शाबाश एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म परफॉर्म किया, फिर आप चेक करते हो कि मेरा डेटा एक्यूरेट है, मेरा डेटा वैलिड है, या मेरा डेटा कंसिस्टेंट यानी रिलायबल। तीन चीजें बेटा, एक्यूरेसी, वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, सारी चीजें यू आर रिलेटेड इट विद इंटरनल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म में हम चेक करते हैं कि क्या ये डेटा एक्यूरेट है। अगर इस डेटा को मैं एनालाइज करूंगा कि क्या मेरे रिजल्ट्स, मेरे कंक्लूजन सही निकलेंगे नहीं निकलेंगे। क्योंकि जनरलाइजेबिलिटी की बात अगर करेंगे ना तो हिस्टोरिकल मेथड में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप जनरलाइजेबिलिटी कर सकते हो, लेकिन जो हिस्टोरिकल मेथड है काफी मुश्किल है बेटा, बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि डेटा देखो, डेटा हम पास्ट से ला रहे हैं, क्या पता जेन्युइन है, क्या पता एक्यूरेट है, क्या पता वैलिड है। तो ये सारी चीजों को करने के लिए इट नीड्स अ वेरी हार्ड वर्क। दैट इज वाई जनरलाइजेबिलिटी लेने में के लिए हिस्टोरिकल मेथड में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब आपने क्या समझा बेटा? सर हमें तो अच्छी तरह से समझ आ गया, जब ऑथेंटिसिटी या एक्यूरेसी की बात आएगी, दैट इज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। याद रखो, मैं रिपीट बार बार कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे तंग भी आते होंगे ना रिपीटिशन में, लेकिन उनको आने दो। लेकिन मुझे, मेरा काम है आपको बार बार समझाना, क्योंकि मैं इसको जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यही यार क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार लगातार यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म, एक्यूरेसी, वैलिडिटी है ना, लेकिन जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी, क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दैट इज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। ठीक बात है ना? तो इन दोनों के लिए क्रिटिसिज्म इज डन, तब जाके आप इस डेटा को आप इंटरप्रेट करोगे, आप ऑर्गेनाइज करोगे, बड़े केयरफुली आप इसको इंटरप्रेट करोगे, एंड देन कंक्लूजन ड्रा करोगे, फिर उसके बाद उसको राइटिंग में कन्वर्ट करोगे। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा इज पॉसिबल व्हाट, when you carefully criticize the data। जब आप इंटरनल क्रिटिसिज्म करोगे, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करोगे, तब जाके आपको इंटरप्रिटेशन करनी है। तो इंटरप्रिटेशन में आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। आप कैसे ऑर्गेनाइज डेटा को करोगे, फिर आप इन्फेरेंसेस ड्रा करोगे, केयरफुली कंक्लूजन्स ड्रा करोगे, एंड आपको एक ख्याल रखना है क्रोनोलॉजी का। आपने फलानी डेटा कहां से लिया, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्रोनोलॉजी को अगर आपने दिमाग में नहीं रखा तो कोडिंग में फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ आ गया? तो यहां पे देखो, दैट द रिसर्चर must remember, the researcher must ensure that he maintains the chronology of the events and be cautious while using analogy in the deriving meaning from the data। समझ आ गया बेटा?
Yes, so this is interpretation of the data. Interpretation of the data one is done. तो कल जाके क्वेश्चन आ सकता है, chronology is being maintained in which step in the historical research? Interpretation of the data, बेटा, ठीक है? And interpretation is done, then you can write up the proposal, you can write up the writing of research report. The reporting of the historical research implies writing of conclusions. Yes, that's very much important. So how many sit-ups are there when you are actually conducting historical research? पहले टॉपिक को सिलेक्ट करना है, फिर रिसर्च क्वेश्चन को डिजाइन करना है, फिर डेटा को सिलेक्ट करना है, डेटा कलेक्शन के बाद आपको लग रहा है सेकेंडरी डेटा मेरे लिए खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस सेकेंडरी डेटा को आपने क्रिटिसिज्म करना है। प्राइमरी डेटा को आपने क्रिटिसाइज नहीं करना है, दिमाग में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ डेटा अंडरवेंट क्रिटिसिज्म, इज इट प्राइमरी और सेकेंडरी? इट इज सेकेंडरी डेटा, बिकॉज सेकेंडरी डेटा हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वन हैंड इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, यह हमें दूसरे सोर्स से निकालना पड़ता है, तीसरे सोर्स, टेरिशरी क्वार्टरली, ये सारी चीजें हमें, ये चेन ऑफ रेफरेंस बन जाता है। तो क्या पता ये जेन्युइन होगा कि नहीं होगा, इसलिए सेकेंडरी रिसोर्स को सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म हो जाता है, जिसको हम क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल डेटा कहते हैं। एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? दैट इज इंटरनल, क्योंकि इंटरनल में वैलिडिटी चेक होती है, रिलायबिलिटी चेक होती है, एक्यूरेसी चेक होती है। तो ये आपने याद रखना है बेटा, ठीक है? समझ आ गया? यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट। नाउ मैं आपको थोड़ा ऐड, आपको तो समझ आ गया सारी चीजें, लेकिन थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको हम बताएंगे कि एक्सटर्नल इंटरनल क्रिटिसिज्म में थोड़ा बहुत एडिशन है, ज्यादा नहीं, तो वो भी आप पढ़ेंगे। अब देखो यहां पे क्रिटिसिज्म, मैंने क्या कहा आपको कि क्रिटिसिज्म, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा की बात करते हैं, कि सिंपली एक किस्म की इवैल्यूएशन होती है। आपने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट के बाद आपको लगेगा कि मेरा डेटा सही है कि नहीं है, ऑथेंटिक है, रिलायबल है, वैलिड है, तो इसको इवैल्यूएट करना है। द फर्स्ट पॉइंट दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको कल पूछा गया व्हाट इज क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। आप क्या इवैल्यूएट करोगे? जेन्युइननेस। आप क्या इवैल्यूएट करोगे? ऑथेंटिसिटी। आप क्या इवैल्यूएट करोगे? वैलिडिटी एंड all these things. And actually जो accurate historical sources, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, उस चीज को आप इवेलुएट करते हो। तो it involves analyzing various factors that may influence the validity of the historical records, or accordingly it can be categorized into two. अब यहाँ पे देखो, the most important thing, जल्दी जल्दी से, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का दूसरा नाम क्या है? लोअर ऑर्डर क्रिटिसिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, हैज बीन आस्क्ड इन योर यूजीसी नेट एग्जाम्स। तो इसको हम लोअर ऑर्डर क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, और जनरली ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं या जेन्युइननेस चेक करते हैं। समझ आ गया? तो सिंपली एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और लोअर ऑर्डर। इसको लोअर ऑर्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी तो मैंने कहा ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्रिटिसिज्म में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लोअर ऑर्डर क्रिटिसिज्म। इसमें दो ही चीजें याद रखनी है सर, इट इज मेंट फॉर द ऑथेंटिसिटी चेकअप एंड इट इज मेंट फॉर द जेन्युइन चेकअप। वेदर the data is genuine, whether the data is authentic, we called it what criticism, lower order criticism. अब यहाँ पे कुछ की टर्म्स है जो आपको देखने हैं। की टर्म्स है, देखो आपको इसमें क्या देखना है? ऑथर की आइडेंटिफिकेशन, यानी डिटरमाइनिंग द क्रेडिबिलिटी एंड एक्सपर्ट ऑफ द ऑथर, डेटा एंड ऑरिजिन चेक करना, मटेरियल ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर्जरी डिटेक्शन, बायस एंड इंटेंट। आपको देखना है कि जो डेटा आपने यूज किया, ऑथर की आइडेंटिफिकेशन क्या है, डेट ऑफ द डेटा क्या है, ऑरिजिन क्या है, मटेरियल जो आप एनालाइज करते हो, पेपर, इंक, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स, आपको ये बाय एज वेरीफाई करना है, मटेरियल को एग्जामिन करना है। फॉर्जी डिटेक्शन, फॉर्जी डिटेक्शन मीन्स कोई फॉर्जर और टेम्पर्ड या मिसलीडिंग रिकॉर्ड्स तो
को आपने देखना है, या बायस एंड इंटेंट, जो दूसरा बंदा आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या वो बायसनेस दिखा रहा है। तो असेसिंग वेदर द डॉक्यूमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, आइडियोलॉजिकल मोटिव्स तो नहीं है। तो ये सारी चीजें देखते हैं हम कहां पे, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑथर आइडेंटिफिकेशन, वो है डेट एंड ऑरिजिन ऑफ द डेटा, वो है मटेरियल एग्जामिनेशन, वो है डिटेक्शन फॉर्जरी, एंड वो है बेटा बायस एंड इंटेंट। आई होप बेटा आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। तो इसमें इसको हम कहते हैं क्या, की कंस्ट्रक्ट्स ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो यहां पे इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग वेदर अ डॉक्यूमेंट, यस, or source is genuine and free from forgery or alterations। बाज वक्त आपको मिलता है ना, डेटा को किसी ने अल्टर किया, क्यों, क्योंकि उसके अपने सब्जेक्टिव टर्म्स कंडीशंस होते हैं, या देयर आर सम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कोई झूठ भी बोल सकता है, सच्चाई को छुपाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स है ना जिनके पीछे का राज बहुत सीरियस होता है, कोई भी उस राज को कह नहीं सकता। अगर उन्होंने कहा तो क्या पता बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके बिजनेस में लॉसेस होंगे एक्स्ट्रा, तो दैट मीन्स देयर इज पॉलिटिकल इंटरवेंशन। तो इसी चीज को देखने के लिए हमें क्रिटिसिज्म करना है, डेटा को क्रिटिसाइज करना है, दैट इज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, याद रखना। तो ये सारे पॉइंट्स, ऑथर आइडेंटिफिकेशन, डेट एंड ऑरिजिन, मटेरियल एग्जामिनेशन, फॉर्जरी डिटेक्शन, बायस एंड इंटेंट। ठीक, चलिए बेटा हो गया ये, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, सर इंटरनल क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है, क्रेडिबिलिटी, जेन्युइन क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी, है ना। तो इसको हम हायर ऑर्डर भी कहते हैं, जो ऑलरेडी मैंने कहा। इंटरनल क्रिटिसिज्म, क्रेडिबिलिटी बोलो, हायर ऑर्डर बोलो, वैलिडिटी बोलो, रिलायबिलिटी बोलो, एक्यूरेसी बोलो, है ना। देखो, इंटरनल क्रिटिसिज्म assesses the accuracy, consistency, and reliability of the content within a historical source। इसमें क्या है, इसमें हम factual accuracy पता करते हैं, consistency, checking if the details within the document align logically, bias and subjectivity, translation and interpretation issues। तो ये इसके कुछ key parameters है। Why we do internal criticism बेटा, we do internal criticism because it is useful for checking the accuracy, checking the consistency, and checking the reliability of the content within a historical resource। इसमें हम factual accuracy देखते हैं, यानी हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी जो कंटेम्परेरी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, सॉरी, ओके ओके, चले बेटा हो गया। तो ये सारी चीजें की कंस्ट्रक्टर्स आपको याद रखने हैं, फैक्चुअल एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, bias and subjectivity, translation and interpretation, and more importantly chronological and contextual relevance। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंटरनल क्रिटिसिज्म। देयर आर मेनी टाइप्स, लेकिन यहां पे मैं खाली 2 टाइप्स बता रहा हूं, वो बाद में आप नोट पढ़ेंगे। लेकिन यहां मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो 2 तरह के इंटरनल क्रिटिसिज्म है। वन इज पॉजिटिव इंटरनल क्रिटिसिज्म, अनदर इज नेगेटिव इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव में हम क्या देखते हैं, सिंस पॉजिटिव मीन्स आप पॉजिटिव पॉइंट से डिस्कवर करोगे, नेगेटिव में आप नेगेटिव पॉइंट, ये खुद आपको समझ आएगा। अगर वहां पे कोई क्वेश्चन होगा ना, आपको खुद समझ आएगा। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटरनल क्रिटिसिज्म है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये आपको समझ आएगा। देखो, पढ़ते पढ़ते आपको समझ आएगा। इस वाले टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म में हम क्या कंफर्म करते हैं, एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस, रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्स। इट एंश्योर्स दैट द डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड प्रोवाइड्स ऑथेंटिक एंड वैलिड इंफॉर्मेशन। द बात खत्म। चाहे आप एक क्रिटिसिज्म पढ़ते हो ना, इंटरनल क्रिटिसिज्म में अगर आप कंफर्म करते हो डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी, डॉक्यूमेंट ट्रूथफुलनेस, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, तब जाके आप कह सकते हो इसका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। लेकिन अगर आपको लगा ये बायसनेस है, टेम्पर्ड है, वगैरह वगैरह, उसको हम कहते हैं नेगेटिव। देखिए इस वाले की पॉइंट्स क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, कंसिस्टेंसी,
कोरोबोरेशन कोरोबोरेशन विद अदर सोर्सेज, यानी जो बाकी डिफरेंट कंपेयर करते हैं ना वो अदर क्रेडिबल सोर्सेज से। अगर एक डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हो, आप इसको रिलेट करते हो, वैलिडिटी में हम कंकरेंट वैलिडिटी पढ़ते हैं ना, हम इसको रिलेट करते हैं बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। मनी मोर डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, उसको कहते हैं कोरोबोरेशन विद अदर सोर्सेज, याद रखना। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म करने के लिए जो पॉजिटिव इंटरनल क्रिटिसिज्म है, इसमें हम क्या देखते हैं? वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स, कंसिस्टेंसी, corroboration with other sources, right? Understanding the author's perspective and contextual analysis. तो अगर ये सारी चीजें मैच होती हैं तो हम कहेंगे it is a positive criticism, otherwise it is negative. अब नेगेटिव में देखो, दिस टाइप ऑफ नेगेटिव क्रिटिसिज्म आइडेंटिफाई। हाँ, अब यहां पे हमें क्या करना है? हम एरर्स देखते हैं, बायसेस ढूंढते हैं। Error is a positive term? Not at all, it is negative. Bias is a positive? No, it is negative term. Inconsistency, डिस्टॉर्शंस, अगर आपको एरर दिखाई दे रहा है, बायसनेस दिखाई दे रहा है, इनकॉन्सिस्टेंसी दिखाई दे रहा है, डिस्टॉर्शन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है आप इट हेल्प अस डिटेक्ट। नेगेटिव क्रिटिसिज्म में हमें मदद करता है कि ये डिटेक्ट करता है अनरिलायबल सोर्स को, एग्जैजुरेट किया गया या फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए आप नेगेटिव इंटरनल क्रिटिसिज्म का यूज करते हो। तो इसके जो नेगेटिव टर्म्स है, सॉरी की आस्पेक्ट्स है, डिटेक्शन ऑफ बायस, ये ऊपर मैंने बताया, रिकॉग्निशन ऑफ एग्जैजरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी। आप हर एक वर्ड में नेगेटिवनेस आपको दिखाई दे रहा है, exaggerate negative term, bias negative term, inconsistency negative term, analysis of language and translation issue again क्या आ गया? यस, एंड वेरिफिकेशन ऑफ क्रोनोलॉजी, हम वेरिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन में क्या है? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरनल क्रिटिसिज्म आर एसेंशियल in historical analysis. क्यों? Positive criticism validates credible information, while negative criticism helps us eliminate reliable or biased data. बात खत्म बेटा। इंटरनल क्रिटिसिज्म में अगर पॉजिटिव की बात हो रही है तो वी चेक कंसिस्टेंसी, वी चेक एक्यूरेसी, वी चेक वैलिडिटी। लेकिन जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है, हम एरर्स को डिटेक्ट करते हैं, फॉर्जरी को डिटेक्ट करते हैं, बायस को डिटेक्ट करते हैं। समझ आ गया? एंड दैट इज व्हाई इंटरनल क्रिटिसिज्म इज मोर वैलिड एंड मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट? एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। दिस वाज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल रिसर्च एंड उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों को समझ आ गया। अब यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस है तो इसको करेंगे, 7-8 क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं, तो मैं चैट को ओपन कर लेता हूं। चलिए बेटा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन? यू कैन इजीली सी, वेट। देखो बेटा, जो हमने पढ़ा इसी का देखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंटरनल क्रिटिसिज्म इन हिस्टोरिकल रिसर्च? हमें बताना है हिस्टोरिकल रिसर्च में इंटरनल क्रिटिसिज्म का क्या गोल है। ए ऑप्शन, तो बताइए जल्दी से बेटा। टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी, टू इवैल्यूएट द क्रेडिबिलिटी, to determine the physical conditions, to analyze the handwriting style of ancient manuscripts। तो क्या इसका आंसर आएगा? सभी का आंसर बी निकाल के आ रहा है। देखते हैं। देखो, इंटरनल क्रिटिसिज्म है क्रेडिबिलिटी एंड एक्यूरेसी, एग्जैक्टली बेटा। तो अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो इट इज रिलायबिलिटी, है ना। तो सेकंड बी ऑप्शन इज वेरी राइट। इसमें यही क्वेश्चन आने का चांस है बेटा, इसी तरह के क्वेश्चन आने का चांस है, बाकी आपको घबराना नहीं है। चलिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटरनल क्रिटिसिज्म? बताइए, पॉजिटिव इंटरनल क्रिटिसिज्म का क्या की कंस्ट्रक्ट है? बताइए बेटा। Positive internal criticism: identifying inconsistency, confirming the reliability and truthfulness, detecting forgery and recognizing political bias। अभी मैंने आपको बताया। जी हाँ बेटा, जी हाँ। अगर आप इलिमिनेशन मेथड से इसको दूर कर सकते हो, यूजिंग इलिमिनेशन मेथड, नेगेटिव पॉइंट्स को दूर करो। डी कौन बोल रखवाल? डी नहीं आएगा बेटा, क्या हो गया? डी कहां से आएगा?
रकवाल RRD बोल रहा है नहीं यार। सबका आंसर जी हाँ बेटा, यू आर वेरी मच राइट। देखो अगर इनकंसिस्टेंसी, ये तो नेगेटिव है ना, ये तो नेगेटिव है ना बेटा, इनकंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंसी आता तो पॉजिटिव, इनकंसिस्टेंसी है ना, फॉर्ज डिटेक्टिंग फॉर्जरी नेगेटिव, पॉलिटिकल बायस, ये तीनों नेगेटिव है, एलिमिनेट करो, बचा कौन? सर बी वाला ऑप्शन। सो key aspect of positive internal criticism is confirming the reliability and truthfulness of historical information। ये याद रखो बेटा, ठीक है। चलिए बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि मैंने उठा के लाए हैं ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। नेगेटिव इंटरनल क्रिटिसिज्म, इंटर क्रिटिसिज्म की बात हो रही है, इंटरनल की बात हो रही है, लेकिन नेगेटिव खुद देख सकते हो। पॉजिटिव पॉइंट्स को एलिमिनेट करो, नेगेटिव खुद ब खुद आएगा। एस्टैब्लिशिंग द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, identifying error, bias, and inconsistency, ensuring that historical documents are well preserved, determining the economic impact of historical event by, yes exactly बेटा, यस 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 यस। तो ये अभी तो हमने आपको पढ़ाया, आइडेंटिफाइंग एरर्स, बायसेस एंड इनकंसिस्टेंसीज। जी हाँ बेटा, दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। गुड, चलिए आपको सब आएंगे। बताइए बेटा, देखो हमने पढ़ा, लेकिन वर्ड को अंडरस्टैंड करना है, हमने ये पढ़ा है, मैं आपको बताऊंगा। एनॉर्किज्म, एन एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म इन हिस्टोरिकल सोर्सेज रेफर्स टू। आपको पहले एनाक्रोनिज्म का मतलब आपको समझना है, द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ए डॉक्यूमेंट। अगर एनाक्रोनिज्म, यानी एनाक्रोनिज्म का मतलब है विदाउट, आप गलत कर रहे हो। देखो लॉजिकल अरेंजमेंट, द प्रेजेंस ऑफ इवेंट्स और टर्म्स दैट डू नॉट फिट the use of an ancient script in modern documents, D, the physical damage found in the old manuscripts। बताइए आप ए ऑप्शन क्यों बता रहे हो? ए लॉजिकल अरेंजमेंट का मतलब हो गया क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टोरिकल मेथड। अगर क्रोनोलॉजी नहीं है तो इससे हमारे रिसर्च से क्या फायदा होने वाला है? नहीं ना। तो इसका मतलब है द प्रेजेंस ऑफ इवेंट्स और टर्म्स दैट डू नॉट फिट। अगर ये क्रोनिज्म होता तो इट कैन फिट, लेकिन एक्रोनिज्म, अगर क्रोनोलॉजी नहीं है तो इट कैन नॉट गेट फिट इन द हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसका मतलब है इट इज द बी ऑप्शन दैट इज ट्रू बेटा। दिमाग एग्जैक्टली शुगुप्ता, इट इज अपोजिट ऑफ क्रोनोलॉजी। देखो समझा करो, क्रोनोलॉजी का मतलब है अगर ये प्रेजेंट होता तो हमें ये फिट रहता। क्रोनोलॉजी, अगर क्रोनोलॉजी को फॉलो किया जाएगा तो ये हमारे हिस्टोरिकल मेथड को स्टडी करने में आसानी होगा, लेकिन अगर क्रोनोलॉजी नहीं होगी तो इट कैन नॉट गेट फिट द हिस्टोरिकल मेथड। तो एक्रोनिज्म का मतलब है, एनाक्रोनिज्म का मतलब है द प्रेजेंस ऑफ इवेंट्स दैट आर नॉट इन क्रोनोलॉजी, हाँ, दैट डू नॉट फिट द हिस्टोरिकल पीरियड। ये बात याद रखेंगे। ओके, आई होप बेटा आपको समझ आ गया। चलिए ओके, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच व्हेन ए हिस्टोरियन चेक्स इफ मल्टीपल, अभी हमने बात की, when a historian checks if multiple independent sources confirm the same historical event, it is called। अगर आप मल्टीपल चेक्स इंडिपेंडेंट सोर्स कंफर्म करते हो सेम हिस्टोरिकल इवेंट को, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बायस एनालिसिस कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कहते हैं, कोरोबोरेशन कहते हैं,
सिमेंटिक एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अभी तो हमने बी क्यों बोल रहा है शुगुप्ता, वाई कंफ्यूजन? इट इज नॉट क्रोनोलॉजी, या भाई ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट। क्रोनोलॉजी का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले क्या था, उसके बाद एग्जैक्टली इट इज द मैक्सिमम। जवाबात सी आ रहे हैं। नुसरत, यस। निकिता शर्मा, एग्जैक्टली, यस गुप्ता, नाउ यू आर राइट, इट इज कोरोबोरेशन। सो डोंट जंप टू द कंक्लूजन माय डियर, पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद आंसर करो। इट इज कोरोबोरेशन, यानी मल्टीपल सोर्सेज से क्रेडिबिलिटी चेक करना, सोर्स को कंफर्म करना, एक ही हिस्टोरिकल, सेम हिस्टोर। यस एग्जैक्टली। चलिए चलिए, हो गया हो गया। ओके डियर, ओके डियर। नाउ आई थिंक लास्ट ना, अभी तो यस माय डियर, अगेन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनल क्रिटिसिज्म। चले बेटा देखो, इंटरनल क्रिटिसिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म बिकॉज इट। बताइए इसका आंसर। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताओ, हाउ इंटरनल क्रिटिसिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म? व्हाई? Yes, of course, my dear. Very nice. वेरी नाइस। इंटरनल क्रिटिसिज्म में हम क्या चेक करते हैं? छोड़ो ये, आपको फोकस करना है इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या बोल रहा है। इंटरनल क्रिटिसिज्म हमें बोल रहा है क्रेडिबिलिटी एंड एक्यूरेसी को चेक करना। बाकी इथेंटिसिटी ये तो इंटर एक्सटर्नल है। अप्लाइज एंशन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, रिलाइज एंटरली ऑन फिजिकल। एग्जैक्टली, तो इट इज द बी ऑप्शन, दैट इज वेरी राइट। यस माय डियर मोहम्मद जियार बिनफ्शा। Okay. Thank you, dear. Thank you. Yes. Okay. Last question on your screen. It is. Chali. Which of the following would not be focus of internal criticism? Internal criticism का focus कौन नहीं है? अगर पहले देखेंगे, इंटरनल क्रिटिसिज्म क्रेडिबिलिटी को देखता है, ठीक। लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट ये भी देखता है। चेकिंग फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, आइडेंटिफाइंग एग्जैजरेशन, ये तो तीनों चीजें हैं। कौन नहीं है? ये भाई हमने कहां पढ़ा? ग्रामेटिकल एरर्स इन द डॉक्यूमेंट को चेक करना। यस, ग्रामेटिकल एरर इज नॉट टू बी फोकस ऑफ इंटरनल क्रिटिसिज्म। So nice, so nice. So this was all about your historical method. इंशाल्लाह तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने टाइमिंग, सो फार एज योर क्लास टाइमिंग इज कंसर्न, वो मैंने शेड्यूल की है। जिन बच्चों को, इट इज ओनली फॉर द मंथ ऑफ रमजान, जस्ट प्रे फॉर अस, वी विल प्रे फॉर यू इंशाल्लाह, ठीक है। Chale, now I need your feedback. How was the class today, my dear? Did you really enjoy the series or not? Yes. Thank you. You too, dear. Okay. Thank you. बहुत बढ़िया। थैंक यू डियर, थैंक यू। चले बेटा, थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट्स माय डियर, मे अल्लाह ब्लेस यू। फॉर्जरी का मतलब है वो डॉक्यूमेंट जिसमें किसी ने अपने तरीके से कुछ मिस्टेक्स निकाली होगी या कुछ एडिशन और डिलीशन किया होगा। फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, गलत तरीके का डॉक्यूमेंट दिखाना और आपको ये बताना कि यही वाला डॉक्यूमेंट सही है, तो इसके अंदर खुद थोड़ी बहुत चेंजेस करना और आपको लगे कि ये डॉक्यूमेंट सही है लेकिन असल में वो सही नहीं है। दैट्स कॉल्ड फॉर्जरी। कोरोबोरेशन का मतलब है व्हेन यू, अगर आपको किसी रिसोर्स को देखना कि ऑथेंटिक है कि नहीं है, आप इसको रिलेट करोगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, इसको रिलेट करोगे कि क्या ये डॉक्यूमेंट सही है, एक से भी एसेस करोगे, दूसरे को भी बोलोगे, तीसरे को भी बोलोगे, यानी मल्टीपल सोर्सेस से आप इसको, इसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना चाहती हो। दैट्स कॉल्ड कोरोबोरेशन, यानी मिक्सअप, मल्टीपल सोर्स से मल्टीपल चीजों के साथ इसको ऑथेंटिकेट बनाना। दैट इज कॉल्ड कोरोबोरेशन, ठीक है। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning, my dear. Have a good day. Okay, so pray for us.
I will always pray for you people. Okay. ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी हमें एक दो दिन लगेंगे, वो बड़ा टॉपिक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विल बी द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।